हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मोहब्बत ऐसी भी का भाग 5। अनाया ने घर आकर देखा, जल्दी जल्दी तैयार हुई और कॉलेज चली आई। पापा ने एक बार पूछा भी कि उसका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है और आंखें भी लाल है, पर उसने बहाना बनाया कि रात को ठीक से नींद नहीं हुई और आज कॉलेज में कुछ टेस्ट है, इसलिए जल्दी जाना है। असल में उसे उस घर में रहने में बहुत डर लग रहा था। कल रात की घटना और मासा का वो दरिंदा रूप बार बार सामने आ रहा था। उसे अब बस इंतजार था कि अयान कुछ ऐसा करे जिससे मासा उसके पास आने से डरे। अयान के कहने पर राजू मासा को पकड़कर ले आया था। मासा अयान के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़ा था। उसे अयान के बारे में पता था कि उसकी नज़र जब किसी इंसान पर जाती है तो उसकी ऐसी की तैसी कर देता है, पर उसे हिम्मत नहीं हारना था। इसलिए उसने डरते हुए पूछा, बेटा मुझसे कुछ काम है। अयान ने उसे बस एक बार ऊपर से नीचे देखा और राजू को इशारा किया। राजू ने पूछा, अंकल ये बताओ, हमारे उम्र के लड़के आपके क्या लगेंगे? ये भी कोई कहने की बात है बेटा, आप लोग मेरे बेटे लगोगे और हमारे उम्र की लड़कियां बेटी। राजू उसके पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, अबे बुढ़े, बेटी को देखकर पापा की लार टपकती है क्या? बोल। मासा चुपचाप खड़ा था, उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। राजू अयान के तरफ देखकर पूछा, बताओ भाई, इस बुड्ढे का क्या करूं? ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक हाथ तोड़ दे और मरहम पट्टी करवा देना। इतना सुनते ही मासा के होश उड़ गए। वह हाथ जोड़कर बोलने लगा, बेटा माफ़ कर दो, मर जाऊंगा बेटा, छोड़ दो और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजू उसका हाथ पकड़कर खींचते बोला, एक हाथ टूटने से कोई मरता नहीं, और देख हमारा भाई कितना महान है, मरहम पट्टी के भी पैसे दे रहा है। अयान ने एक बार मासा की ओर देखा और सोचा, इसी हाथ से अनाया को छुआ था तूने? कमीने, उसने रात भर रोया। डरती रही, तुझे भी मेरा डर जिंदगी के लिए पालना पड़ेगा बुढ़े, और रोना तो तुझे पड़ेगा। अगले ही पल मासा के चिल्लाने से पूरा कमरा गूंजने लगा और उसके हड्डियों के चटकने की आवाज़ आई। अयान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब उसकी जान को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अब यह उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। अनाया का कॉलेज समाप्त हो चुका था, पर वह एक पार्क में बहुत देर तक बैठी रही। उसे घर जाने का मन नहीं कर रहा था। उसके दिल में एक अनजान डर समाया हुआ था। फिर से और एक रात सामने आ रही थी और पता नहीं उस रात के अंधेरे में कौन सा भयानक चेहरा छुपा हुआ था। जब पार्क में अंधेरा छा गया तो वह उठ खड़ी हुई, पर रास्ते में यूं ही घूमने लगी। कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक गाड़ी उसके पास आ खड़ी हुई और अयान बाहर आया और थोड़े गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया से कोई जवाब देते नहीं बना, वह बस उसका चेहरा देखने लगी। अयान ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा, अनाया तुम होश में हो? इतनी रात गए सड़क पर क्यों भटक रही हो? मैंने इतना कॉल किया, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, क्या बात है? वो घर में। मासा अयान उसे बाहों में पकड़कर अपनी ओर खींचा और गले से लगाते हुए कहा, अनाया प्लीज़, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारा माँ साहब कभी तुम्हें तंग नहीं करेगा। अच्छे घर की लड़कियां इस तरह देर रात बाहर नहीं घूमती। फिर अच्छे घर की लड़कियों पर बुरे लोग नज़र क्यों डालते अयान? अयान उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, पर जब इन अच्छी लड़कियों के साथ कोई बुरा लड़का हो तो ये समाज के भेड़िए उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैं बहुत बुरा हूँ अनाया, पर तुम्हारे साथ हूँ तो मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। अनाया की आंखों में आंसू थे। अयान ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठाते हुए कहा, चलो घर छोड़ दूँ। अनाया जैसे ही घर के अंदर आई, देखा पापा और मासी बाहर ही बैठे हैं। अनाया को देखते ही पापा बेचैनी के साथ बोल पड़े, कहाँ थे बेटा, कितना कॉल किया तुझे, हम इतना डर गए थे। क्या करते, कहाँ जाते तुझे ढूंढने? तो मासी ने पूछा, अनाया तू ठीक है ना? हाँ मासी, कहते हुए अनाया ने फ़ोन निकाला और देखा, जहाँ पापा के 10 मिस कॉल थे वहाँ अयान का 25 मिस कॉल। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मासी ने पूछा, तू मुस्कुरा क्यों रही है बेटा? अनाया अयान के मिस कॉल देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे याद आया अयान की बातें, उसका चेहरा कितना गुस्सा भरा हुआ था, पर गुस्से में कितना प्यारा था। पर उसने मासी को जवाब दिया, कुछ नहीं मासी, बस सोच रही थी पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो पापा बोले, तेरी चिंता ना करूं तो किसकी करूं बता? वो तो अच्छा हुआ कि सोनू ने कहा
कि शायद तू निशा के घर गई है अपने स्टडी के लिए, पर निशा का नंबर तो हमारे पास नहीं था। तो मैंने उसके भाई अयान को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो अभी निशा से पूछकर बताएगा। फिर उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, तू और निशा रुबीना के घर पर गई है, पर तेरा मोबाइल वहीं निशा के घर पर रह गया है। अनाया मन ही मन मुस्कुराई कि अयान ने कितना सारा झूठ बोला उसके लिए। फिर पापा को बोली, सॉरी पापा, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि आपने कॉल किया था। ऐसा मत करना बेटा, वैसे भी हम थोड़े परेशान हैं। क्यों पापा? महेंद्र दुखी स्वर में कहा। तू जानती है तेरे मासा जी को शायद पिए हुए थे, कहीं गिर गए और हाथ टूट गया। वो तो भला हो उस लड़के का, क्या नाम बताया था? हाँ राजू, वह हॉस्पिटल ले गया, मरहम पट्टी करवाई और सारे मेडिसिन खरीद कर उन्हें घर पहुंचा गया। मैंने दवाई के पैसे देने चाहे तो उसने कहा, ये मेरे पापा जैसे हैं, कोई भला पापा से पैसे लेता है? बेचारे को बड़ी चोट लगी है, वैसे मैं इनको देखने आता रहूँगा। फिर भी आपको ज़रूरत है तो मेरा नंबर देता हूँ, फ़ोन कीजिएगा। अनाया को लगा वह खुशी से नाच उठे तो अयान ने उस इंसान को सज़ा दे दी और राजू का यहाँ बीच बीच में आना मासा को धमकी है ना कि प्यार। वह दिल ही दिल में झूम उठी। ऐसा लगा अयान से लिपट कर खूब सारा प्यार दे उसे। सोचते उसे शर्म आ गई, ये क्या सोच रही है वो? क्या अयान का जादू उस पर इस तरह छा गया कि वो सपनों के उस छोर तक पहुंच गई जहां कोई बंधन नहीं रहता। उसने अपनी सोच में लगाम दी और अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर में मासी कॉफी लेकर उसके पास आई और बैठ गई। अनाया को लगा शायद उन्हें अयान के बारे में कुछ पता चल गया है या मासा के हाथ टूटने के बारे में, पर मासी जो बोली उसे सुनकर और भी खुशी हुई। पता है सोना, तेरे मासा कहीं गिरे नहीं होंगे, वो नींद में बड़बड़ा रहे थे, मुझे छोड़ दो, मैं अब हर लड़की को मेरी बेटी की नज़र से देखूंगा। मुझे लगता है किसी लड़की से बदतमीजी किया होगा उन्होंने और उसके घर वालों ने पिटाई की होगी। मासी के जाते ही अनाया ने अयान को कांपते हाथों से कॉल किया और अयान ने तुरंत फ़ोन रिसीव किया और बोला, हाँ अनाया। अनाया मुस्कुराते हुए बोली, लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। ऐसा क्यों सोचा तुमने? क्योंकि फ़ोन रिंग बस एक बार होता है, तुरंत कॉल रिसीव करते हो। मैं जानता हूँ किसी को इंतज़ार करवाने से उसे कितनी तकलीफ पहुँचती है। मैंने किसी को इंतज़ार नहीं करवाया। अयान हंसते हुए बोला, 11 महीने 3 सप्ताह 6 दिन 10 घंटे 52 मिनट और 46 सेकेंड। तो अनाया बोली, किस लिए? अयान हंसता बोला, पास आने के लिए, गले लगने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। अनाया के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। वह घबराकर बोली, ओके बाय। ओए होए, मर जाऊं तुम्हारी अदा पर। कुछ कहा तुमने? तो अयान बोला, कुछ सुना तुमने? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, फ़ोन रखने से पहले ये तो बताओ, फ़ोन क्यों किया था? क्या ज़रूरत आ पड़ी इस नाचीज़ की? तो अनाया बोल उठी, मैं सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही फ़ोन करती हूँ क्या? हाँ क्या? अयान हंसते बोला, नहीं। अच्छा बताओ क्या बताना चाहती थी? थैंक्स अयान। किस लिए? मुझे कुछ दिन चैन की नींद देने के लिए। तो अयान हंसता बोला, चैन की नींद तो तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं हूं ना सपनों में जाकर डराने के लिए। मैं तुमसे नहीं डरती, अयान ने झूठी आश्चर्य भरी आवाज़ में कहा। यह क्या कर रही हो अनाया? जानती हो सारा मुंबई इस अयान मलिक के नाम से डरता है। पता है माँ अपने बच्चे से क्या कहती है? कहती है सो जा वरना अयान मलिक आ जाएगा। अनाया बुरा मुंह बनाकर बोली, कुछ भी। हाँ मैं जानती हूँ, ये शोले मूवी का डायलॉग है। क्या करूँ, मैंने तो बस एक ही फिल्म देखा था, सोचा था गब्बर सिंह जैसा सबको डराऊंगा, पर तुम ही नहीं डरी तो क्या फ़ायदा। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचा तुमने? सोच रहा हूँ तुम्हें किडनैप करके इस दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह पर खूबसूरत सा घर बनाकर वहाँ तुम्हें रख दूँ। वेरी अनरोमांटिक। आप ज़रूरत से ज़्यादा उड़ रहे हो अयान मलिक। क्या करूं, तुम्हें सामने पाते ही मेरे ओठ सिल जाते हैं, इसलिए सोचा फ़ोन पर ही बता दूं। कम से कम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे डराओगी तो नहीं? अनाया मुस्कुराकर बोली, तुम लड़कों की यही प्रॉब्लम है, उंगली पकड़ने दो तो सर पर चढ़ जाते हैं। मैं ये सब में नहीं पड़ने वाली मिस्टर मलिक। मैं जानता हूँ अनाया, सुबह तुम्हारे आंसू देखकर बहुत दुखी था और अब तुम्हें खुश देखकर कुछ ज़्यादा ही कह गया। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ।
अयान के फ़ोन रखने के बाद अनाया ने फ़ोन की तरफ देखते हुए बुदबुदाई, सॉरी अयान, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहती, पर यह पॉसिबल नहीं है। शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, पर हमारा रास्ता अलग अलग है और हमें अपने अपने रास्ते पर ही चलना होगा, एक दूसरे से दूर ही रहना होगा। उसके बाद से अनाया ने अयान को फ़ोन करना लगभग बंद ही कर दिया था। असल में वह अब हर शनिवार और रविवार को बास्केटबॉल कोर्ट जाती थी अयान से मिलने। बहाना था सोनू को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग दिलवाना। अनाया को रूबीना दी से पता चला था कि अयान बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलता था स्कूल में, वह नेशनल लेवल का प्लेयर था, पर अब सब कुछ छोड़ चुका है। तो उसने बस यूं ही कहा, सोनू को बास्केटबॉल सिखाना है और उसके साथ वहीं जाऊंगी। उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती ना। अगले शनिवार को जब वह कोर्ट पहुंची तो अयान वहां पहले से मौजूद था और बच्चों के साथ खेल रहा था। तो अनाया ने सोचा, अब ये शौक कब से चढ़ गया तुम्हें? अयान मुस्कुराकर बोला, तुम्हें सब पता है अनाया, चलो इसी बहाने मैंने फिर से खेलना शुरू किया है। पर बात यह है कि एक मवाली बास्केट खेले, ये अजीब लगता है ना? तो अनाया बोली, मवाली का काम छोड़ दो और बच्चों का कोच बन जाओ। कोच बन जाऊंगा, पर वो काम अभी नहीं छोड़ सकता, कोई जॉब तो नहीं मिलेगी मुझे। बात बिल्कुल सही थी। तो अनाया ने कुछ सोचकर कहा, तुम फिर से अपनी स्टडी शुरू क्यों नहीं कर देते अयान? अनाया भी जानती थी ये सब संभव नहीं है, इसलिए वह बात को वही समाप्त कर दी, पर उसका वहां आना जारी रहा। वह ज़्यादा बात नहीं करती थी अयान से। उसे रूबीना दी से अयान के पसंदीदा चीज़ों के बारे में पता चला था। वो बस कभी कभी उसके लिए बनाकर लाती थी, पर मासी से कहती कि वह नई नई चीज़ें बनाना सीखना चाहती है और शनिवार रविवार को ही उसे टाइम मिलता है, तो मासी भी मना नहीं करती थी। फिर उनकी नज़रों से छुपाकर वह अयान के लिए लेकर आती थी, कभी बड़ा पाव, कभी मूंग दाल के पकौड़े, कभी आलू टिक्की, जिन्हें देखते ही अयान की आंखों में चमक आ जाती थी। फिर वह खाता रहता और अनाया चुपचाप उसे निहारती थी। कभी कभी अयान उसकी ओर देखकर उसे ऑफर करता, पर अनाया उसे इशारे से कहती कि उसने घर में खा लिया है। कभी कभी अयान उससे, तुम मुझे इस तरह क्यों देखती हो? तो अनाया बोलती, तुम जब खाते हो ना, तो तुम्हारे गालों में पड़ने वाले गड्ढे और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं और तुम मुझे और ज़्यादा अच्छे लगते हो। अयान मानो उसकी बात शर्मा अयान मानो उसकी बात पर शर्मा जाता, फिर कहता, मुझसे कभी किसी ने ऐसी बातें नहीं कही। तो अनाया बोलती, और तुम मुझसे जैसी बातें कहते हो वैसी किसी ने अब तक नहीं कही। तो मैं कुछ गलत तो नहीं कहता? तुम्हें बुरा लगता है क्या? अगर बुरा लगता तो तुम्हारे फेवरेट पकौड़े नहीं लाती मैं। तुम्हें पता नहीं कितना झूठ बोलना पड़ता है मुझे पापा से, और कितने बहाने बनाने पड़ते हैं यहाँ आने के लिए। राजू की आवाज़ सुनाई पड़ती, भाई कुछ अच्छी किताबें पढ़ लो और भाभी जी की तारीफ में अच्छी अच्छी बातें कहा करो, फिर मुझे भी रोज़ थोड़ा प्रसाद मिल जाया करेगा। यह सुनकर अनाया उसे आंखें दिखाते हुए कहती, प्रसाद नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी अलग से लेकर आती हूँ, और मैंने मना किया ना, मुझे भाभी मत कहा करो। राजू हंसकर कहता, जब तक मेरे मुंह में जुबान है मैं आपको भाभी ही कहा करूँगा, क्योंकि मेरी कोई भाभी नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कहना। और प्रसाद नहीं, मुझे मेरे मेहनत का मेहनताना मिलता है, गार्ड जो ठहरा आपका। अयान उसे डांटता, अगर अपना काम ठीक से नहीं किया राजू तो सच में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। राजू बोलता, डोंट वरी भाई, जब तक राजू है आप भाभी जी से मिलते रहो, मैं हूँ पहरा देने के लिए, कोई इधर आ ही नहीं सकता। इसी तरह राजू की पहरेदारी में दोनों प्रेमी मिलने लगे थे। पर कभी कभी अयान काम के सिलसिले में गायब हो जाता था, तब अनाया खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करती। सोनू बास्केटबॉल खेलने में मग्न रहता और वह अयान के ख्यालों में गुम रहती। कभी लगता फ़ोन करके पूछे वह कहाँ है, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, कहीं उसे कुछ हो न जाए। वह क्या करेगी तब? उसका तो बस एक ही सहारा है, अयान, जो दुनिया के लिए शायद बहुत बुरा है, पर उसके लिए उसका मसीहा बनकर आया है। क्या वह अयान से प्रेम करने लगी है? पर इस प्यार की कोई मंजिल तो नहीं है, पापा भी अयान को नहीं अपना पाएंगे। चाहे अयान अच्छे रास्ते पर ही क्यों न चलने लगे, फिर वह अपने सर को इन सोच से झटक देती, शायद उसके प्यार की मंजिल नहीं है। पर अयान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि वह अनाया को अपना बनाना चाहता है। वह तो बस इतना ही कहता है,
जब तक तुम यहाँ हो अनाया, तुम्हारी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे सपने पूरे हों, तुम कुछ बन जाओ, बस यही मेरा भी सपना है। मैं इसी में खुश हूँ, पर अनाया उससे कभी नहीं कह पाती कि अयान अब तो मेरा एक ही सपना रह गया है, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना। मेरा ये सपना क्या कभी पूरा होगा या अधूरा ही रह जाएगा। अनाया कुछ दिनों से बास्केटबॉल कोर्ट नहीं जा रही थी, क्योंकि रुबीना दीदी की शादी थी और उसने अनाया से रिक्वेस्ट किया था उसके शॉपिंग में और शादी की तैयारी में साथ दे। अनाया को रुबीना दी का साथ अच्छा लगता था, पर अयान का साथ शायद और भी प्यारा था। पर अयान भी पता नहीं कहाँ गायब था। सोनू ने बताया वो नहीं आ रहा है बास्केटबॉल कोर्ट। अनाया ने फ़ोन भी किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अनाया रुबीना दी से पूछना चाहती थी, पर दीदी की शादी की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि उसका मन नहीं होता दी को डिस्टर्ब करने का। वैसे भी दी से अयान की बातें पूछना उसे थोड़ा अजीब लगता। उसने तो रुबीना दी से साफ कह दिया था उसका और अयान का रिश्ता कभी नहीं बन सकता। फिर उसके बारे में इंटरेस्ट दिखाना ठीक नहीं लगता। पर एक दिन वह राजू को जाकर पकड़ी और पूछा, राजू अयान कहाँ है? मुझे नहीं पता भाभी जी। तो अनाया ने कहा, मुझे पता है, अयान ने तुम्हें मना किया होगा बताने को। सच्ची बात बताओ, वरना मैं तुम्हारे भाई से जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। राजू घबरा कर बोला, ऐसा गजब मत करना भाभी, भाई जीते जी मर जाएंगे। तो बताओ सही सही। राजू ने सर खुजलाते हुए कहा, आपने तो संकट में डाल दिया है भाभी जी। अनाया उसे घूरते बोली, संकट तब होगा जब तुम झूठ कहोगे, क्योंकि सच का पता तो मुझे अयान के आने पर ही चल जाएगा। मैं जानती हूँ वह मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। इस बात पर राजू अपने दांत दिखाते हुए बोला, सही है, तो मैं क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ा करूँ। एक्चुअली भाई चुनाव के लिए गए हैं, अभी चुनाव कार्य शुरू हुआ है। चुनाव में अयान का क्या काम, बूथ पोल कैप्चर दखल करने का काम भाभी जी। इस बार जकर भैया के पापा खड़े हुए हैं ना अपने दल से, तो उनके लिए वोट भी अयान भाई को ही कब्जे में करना है। मैं कुछ समझी नहीं राजू, ठीक से बताओ। बूथ दखल करने से वहाँ के सारे वोट हमारे होंगे भाभी जी, पर ये तो गलत है राजू। राजू ने हंसकर कहा, क्या आपको लगता है सच में जनता के वोट के आधार पर पार्टी सत्ता में आती है? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पैसे और ताकत का खेल है। अनाया को ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अयान ये सब करता है जिन कामों में वो मध्यम वर्गीय लोग नफरत की नज़रों से देखते हैं, अयान वही काम करता है। तो राजू बोला, मैं भी कल सुबह चला जाऊंगा, पर आप टेंशन मत लो, हम चुनाव खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। अनाया को अयान के काम से जितनी नफरत थी, उससे ज़्यादा उसके लिए चिंता सता रही थी। उसने व्याकुल होकर पूछा, वहाँ कोई डर तो नहीं ना राजू? राजू, डर तो हमारे काम का हिस्सा है भाभी जी, पर आप डरो मत, मैं अपनी जान रहते भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। अनाया सुनते ही सिहर गई। ना जाने क्यों अयान के साथ साथ अब राजू से भी उसे लगाव हो गया था। उसके मुंह से भाभी जी सुनने की आदत पड़ गई थी। उसने दिल में सोचा, अयान को वापस आने दो, मैं इन दोनों को रुबीना दी के साथ भेज दूंगी। राजू को धमकाऊंगी तो मान जाएगा, पर अयान को मेरी कसम देनी होगी और मैं जानती हूँ वो मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेगा। पर जब अनाया ने रुबीना दी से बात छेड़ी, उसने ना में सर हिलाते हुए जवाब दिया, कोई फायदा नहीं अनाया, वह नहीं मानेगा। जब तक तू यहाँ है तुझे छोड़कर वह कभी नहीं जाएगा। पर मुझे कुछ नहीं होगा दी, मैं खुद को संभाल लूंगी। पर अयान ये सब काम नहीं छोड़ेगा तो पापा कभी भी उसके लिए हाँ नहीं करेंगे। रुबीना दी उसके तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, चलो मेरी बहन के दिल में लगता है कुछ अच्छे ख्याल आ रहे हैं। अच्छे नहीं, बुरे ख्याल। आप भी जानती हो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। हाँ अनाया जानती हूँ, पर इसमें अयान की क्या गलती बताओ। उसे भी सपने देखने का, अपना प्यार पाने का हक है। अगर यह प्यार सिर्फ उसकी तरफ से है तो मैं उसे तुझसे दूर लेकर चली जाती, पर अब तो तुमने भी उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया है, फिर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अल्लाह ने शायद तुझे मेरे भाई के लिए भेजा है, जिससे उसे एक अच्छी जिंदगी नसीब हो। इस संडे को कॉलेज में एक संगीत प्रतियोगिता रखा गया था, जिसमें अनाया गाना गाने वाली थी। इस शहर में आने के बाद उसे ये पहला मौका मिला था। वह बहुत खुश थी, पर अयान की उसे बहुत याद आ रही थी। न जाने कितने दिन हो गए थे उसे देखे हुए, उसे बात किए हुए। वह तो गाना भी उसके पसंद का चुनने वाली थी, इसलिए गानों की एक लंबी लिस्ट भी बनाई थी, पर अयान ही गायब था।
उसे अब अयान पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। पर प्रतियोगिता वाले दिन सुबह उसे अयान का मैसेज मिला, ऑल द बेस्ट अनाया, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा गाओगी। तुम्हारी सुरीली आवाज़ का जादू सब पर छा जाएगा और तुम ही जीतोगी। तो अनाया ने जवाब में उसने लिखा, भाड़ में जाओ, अब से तुमसे बात ही नहीं करनी मुझे। अयान ने एक दुखी चेहरा का साइन भेजा तो अनाया ने गुस्से का भेजा। तो अयान ने एक चुम्बन का साइन भेजा, जिसे देखते ही अनाया शर्म से लाल हो गई और जवाब भेजना उसने बंद कर दिया। अनाया संगीत प्रतियोगिता जीत चुकी थी। उसने रूबीना दी को कॉल करके बताया, पर रूबीना दी ने कहा, मुझे पता था तुम ही जीतोगी, इतना अच्छा जो गाती हो। पर आपको कैसे पता दी? आपने तो कभी मेरा गाना सुना ही नहीं। मुझे अयान ने बताया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली है और तुम बहुत मीठा गाती हो, तुम ही जीतोगी। तो अनाया ने गुस्से से कहा, आपका भाई ना एक नंबर का झूठा है, उसने कभी मेरा गाना सुना ही नहीं, इतना गुस्सा क्यों है उस पर? अब उसने क्या किया? आज 25 दिन हो गए गायब है साहबजादे, मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करता। असल में वो अपने पूरे गैंग के साथ था वहाँ और वह नहीं चाहता तेरी बात किसी को पता चले, इसलिए कॉल रिसीव नहीं करता था। पर वह आ गया, जाकर एक बार मिल ले और उसे गुस्सा है तो पीट देना उसे और मेरी तरफ से भी 2-4 हाथ लगा देना, ये फालतू के काम करने के लिए। इतना सुनते अनाया को लगा दौड़कर जाए और अयान के गले लग जाए, पर वह नाराजगी से बोली, नहीं मिलना मुझे उससे। तो रुबीना बोली, माफ़ कर दे उसे, मैं जानती हूँ तेरा दिल बहुत बड़ा है और अभी थोड़ी चोट लगी है उसे, तू जाएगी तो अच्छा लगेगा। और अनाया इतना सुनते ही घबरा गई थी। उसने रुबीना की बात काटते हुए घबराए स्वर में पूछा, कहाँ चोट लगी है दी? घबरा मत, सर पर लगी थी, ठीक है अभी। और ऐसे काम करेगा तो ऐसा ही होगा ना। उससे कहना कि रुबीना दी का ऑर्डर है, अब ये सब काम बंद कर, शरीफ बनने की कोशिश करे। शाम का समय था और अनाया को पता था अयान अभी कहाँ मिल सकता है, इसलिए वह डायरेक्ट बास्केटबॉल कोर्ट आ गई और बाहर ही रुक गई। किसी के बल ड्रिम्बलिंग करने की आवाज़ बाहर तक सुनाई पड़ रही थी और अनाया जानती थी ये अयान ही है, तो बेचैनी के साथ बल को पटक रहा था, मानो उसका धीरज खत्म हो रहा था। अनाया मुस्कुराई और मन ही मन सोची, रुबीना दी ने अब तक तो बता ही दिया होगा कि मैं मिलने आ रही हूँ, इसलिए व्याकुल हो रहे हैं साहबजादे। असल में उसका भी मन कर रहा था दौड़कर जाए और अयान के गले लग जाए, पर उसके दिल ने कहा, धीरज रखना सीख तू, उससे गुस्सा है ना, ऐसे ही माफ करती रहेगी तो वो कभी नहीं सुधरेगा। वह गेट के पास आकर ही रुक गई, अंदर नहीं गई। पर अयान ने तुरंत मुड़कर देखा, मानो उसे पता था वो ही है। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो कैसी हो? पर अनाया उसकी तरफ देखे बिना बोली, मैं जा रही हूँ। अयान समझ गया उसकी जान अभी बहुत गुस्से में है, नाराज है, उससे वो चाहती है कि अयान उसकी खुशामद करे। पर उसे अनाया का गुस्से भरा चेहरा बड़ा प्यारा लग रहा था, इसलिए पूछा, जाना था तो आई क्यों? अनाया को जैसे झटका लगा, कहाँ उसे लगा था अयान उसे माफ़ी मांगेगा और खुशामद करेगा, पर वो तो कुछ दूसरी बात ही कर रहा था। गुस्सा आंखों में आंसू बनकर उतर आए, उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, गलती हो गई और कभी नहीं आऊंगी। कहकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, अयान दौड़कर आया और पीछे से उसे अपने आलिंगन में ले लिया और हौले से कहा, बहुत मिस किया तुम्हें सोना, इतना तो मैं अपनी ज़िंदगी को भी नहीं करता। पहले तो अनाया धक से रह गई, पर तुरंत उसने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, कोई बात नहीं सुननी मुझे। अयान उसे और ज़ोर से अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जब तक तुम नहीं मानोगी मैं नहीं छोड़ूंगा। अनाया को कोर्ट के बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी। वह घबराती हुई बोली, अयान छोड़ो ना, कोई आ रहा है। अयान उसी तरह से लिपटते हुए बोला, आने दो अनाया, कोई देख लेगा अयान, प्लीज़ छोड़ो। पर अयान कहाँ सुनने वाला था। वह अनाया के बालों को अपने होंठों से छूते हुए बोला, देखने दो, मैं नहीं डरता। तभी अनाया ने धमकी का सहारा लिया, देखो अयान, अगर अभी के अभी तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगी और ये मेरा लास्ट वार्निंग है। अयान एक ही झटके में अनाया को छोड़ दिया और घुटनों के बल जमीन पर बैठते हुए अपने कान पकड़कर बोल पड़ा, सॉरी अनाया। अनाया को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई, किस कोने से यह मवाली गुंडा लगता है, अभी तो मासूम बच्चा सा चेहरा बनाए हुए है, मानो कोई बच्चा होमवर्क नहीं किया हो और अपने टीचर के सामने कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा हो।
पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए गुस्से से भरा चेहरा बनाकर पूछा, तुमने मुझे इस तरह पकड़ा क्यों? अयान ने ऐसा मुंह बनाया मानो समझ नहीं पा रहा। किस तरह अनाया? अनाया आंखें बड़ी करते हुए बोली, अभी कुछ देर पहले कैसे किया था याद नहीं क्या? अयान मानो ऐसे याद कर रहा हो। वो उस तरह है, असल में मैं अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाया था, सॉरी। पर अनाया उसी तरह बोली, आपको बिल्कुल तमीज़ नहीं है अयान मलिक, एक लड़की को ऐसे, छी छी, आपको शर्म करनी चाहिए। तो अयान बोला, सॉरी अनाया, ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम नाराज़ मत हो, बस तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा तो खुद पर कंट्रोल। कहते उसने अपना सर झुका लिया मानो बहुत बड़ा गुनाह किया हो। अचानक अनाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। अयान उसे बस देख रहा था, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। अनाया उसके उलझे बालों को और उलझाते हुए बोली, तुम ना बहुत बड़े बुद्धू लग रहे हो अभी, मैं तो मजाक कर रही थी। तो अयान ने मुंह बनाकर कहा, नॉट फेयर, गलत बात है ये। अनाया, शुरुआत तो तुमने की थी अयान जी। अयान मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी शैतानी की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कहते उसने अनाया के बाहों को पकड़कर अपनी ओर खींचा और अपने आलिंगन में ले लिया। अनाया कुछ कहने जा ही रही थी कि एक ही पल ही उसे न जाने क्या हो गया और वो खुद को अयान की नीली आंखों में खो बैठी। अयान की गर्म सांसें उसके गालों से टकरा रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए और करीब आते जा रहे थे। बस 1 इंच का फासला था दोनों में। तभी अनाया उसे ढकेलते हुए बोल पड़ी, तुम झूठे हो, अब मैंने क्या झूठ कहा? तो अनाया बोली, मेरा कॉल उठाना भी जरूरी नहीं समझते और कहते हो मिस किया मुझे, अब बताओ झूठे हो कि नहीं? अयान उसे अपने बाहों में खींचते हुए गुनगुना उठा। अनाया के गाल शर्म से लाल हो रहे थे। उसने देखा अयान उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में क्या था पता नहीं। अनाया को लग रहा था वह अपने होश गंवा बैठेगी, इसलिए जल्दी से उसने बात को दूसरे मोड़ देते हुए कहा, ये गाने वाने तुम्हारी बस की बात नहीं है। तुम गुंडे मवाली को संगीत का सा भी नहीं आता, मुझे पता है। तुम्हें बस मारपीट करना आता है। हाँ, नहीं आता था, पर जब से एक कोयल मेरी जिंदगी में आ गई, मुझे गाने की समझ आ गई। अच्छा जी, ये कोयल है कहाँ? अयान उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मेरी आंखों के सामने तो है, जिसकी सुरीली आवाज़ सुनकर मुझ पर नशा छाने लगता है। अनाया शर्मा कर जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसे अयान की आवाज़ सुनाई दी, जो गुनगुना उठा, दोनों इसी तरह ना जाने कितनी देर तक अपने सपनों में खोए रहते हैं। उनके सपनों की दुनिया में वास्तविकता का इस क्रूर समाज का कोई जगह नहीं था, जहाँ पग पग पर प्रेमियों को कांटे ही मिलते हैं। कुछ देर बाद अनाया खोई हुई आवाज़ में पूछती है, अयान, मेरा सपना पूरा होगा ना? क्यों नहीं होगा? तुम्हारा सपना अब मेरा सपना है अनाया, और मैं किसी भी कीमत पर इसे पूरा करूँगा, चाहे मेरी जान की कीमत ही देना पड़े। अब ये जान की बात कहाँ से आई? ये बात समझ लो अयान कि अब तुम्हारी जान मेरी जान है, इसलिए मुझसे इजाज़त लिए बगैर इसे तुम कहीं नहीं दे सकते। अयान हाथ जोड़ता हुआ बोला, ओके पापा, अब गुस्सा मत करो। अच्छा बताओ, सब शॉपिंग हो गई दी कि शादी की? हाँ पता है अयान, जगह जीजू के पापा ने सारी प्रॉपर्टी जीजू के नाम कर दी और उन्हें कनाडा में ही सेटल होने को कहा है। पर ऐसा क्यों? वो यहाँ नहीं रह सकते अनाया। जगर की सौतेली माँ और उनके बेटे बहुत खतरनाक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। असल में कुछ दिन पहले जगर भैया के पापा मिस्टर हुसैन के साथ उनकी पत्नी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर जगर भैया के पापा ने सारी प्रॉपर्टी उनके नाम लिख दी। पर अब डरते हैं कहीं वो कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने इन दोनों की शादी के बाद कनाडा में ही सेटल होने को कहा है। तो अनाया बोली, मुझे लगा था सिर्फ मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम है, पर मैं रुबीना दी को बहुत मिस करूंगी। तो अयान उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए कहा, तो हम भी शादी के बाद कनाडा चले जाएंगे उनके पास। तभी अनाया बोल पड़ी, मैं और तुम नहीं, पापा भी जाएंगे हमारे साथ। अयान उसके हाथों को सहलाते हुए उसे दिलासा दिया, जरूर सोना, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उन्हें अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। फिर वो क्यों नहीं मानेंगे? अयान, पापा मान जाएंगे ना, वो मुझे पूरा विश्वास है। फिर वह विश्वास के साथ अनाया की आंखों में झांकते हुए कहा, जरूर मानेंगे। उन्हें रुबीना दी की आवाज़ सुनाई दी। अयान। अयान ने तुरंत अनाया का हाथ छोड़ते उठ खड़ा हुआ और पूछा, दी आप इस टाइम यहाँ? रुबीना उसके माथे पर हल्के से प्यार से छूते बोली,
हाँ मैं, पता है टाइम क्या हुआ है। अनाया मिली कि सब भूल जाता है तू। अंकल के कितने फ़ोन आ चुके हैं, मैंने बस कहा मेरे साथ है, फिर यहाँ आ गई तेरी पिटाई करने। अनाया बोली सॉरी। सॉरी की बच्ची, तुम लोगों को पता भी है अगर किसी ने तुम दोनों को ऐसे एक साथ देख लिया तो बात तुम्हारे पापा तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी और तुम्हारे प्यार का यही अंत हो जाएगा। दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं दी ऐसा मत बोलो, हम फिर जी नहीं पाएंगे। मैं अगले हफ्ते चली जाऊंगी पर तुम दोनों को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। दोनों ने आज्ञाकारी बच्चों जैसा सर हिलाया। रुबीना मुस्कुराई और बोली, चल अनाया तुझे घर छोड़ दूँ और अंकल से भी मिल आऊंगी। रुबीना दी की शादी हुए 1 हफ्ता हो चुका था और वो जीजू के साथ कनाडा चली गई थी। अनाया उदास सा सब कुछ याद कर रही थी। जितने दिन दी के साथ उसने बिताए थे, दी सिर्फ दी ही नहीं थी, उसके शुभचिंतक भी थी, उसकी भलाई सोचने वाली माँ से बढ़कर भी थी। रुबीना दीदी को पता था पापा उसे शादी में अकेले नहीं भेजेंगे, इसलिए उस दिन खुद घर आकर निमंत्रण करके गई थी। पर मासी की तबीयत ठीक नहीं रहती और पापा ने कहा सोना मैं ऐसी हालत में कैसे जाऊंगा, तू एक काम कर अपने मासा जी के साथ चली जा। यह सुनते ही अनाया काँप उठी। उसे इस बात का गुस्सा आया कि पापा इतने भोले क्यों हैं, कुछ समझते क्यों नहीं। उसने गुस्से से कहा, पापा आपकी इतनी भी कुछ बुरी हालत नहीं है। मैं जहाँ तक जानती हूँ आप इस एक्सीडेंट के पहले भी खुद को घर में बंद रखते थे। अगर आप नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। पापा मुस्कुराते बोल पड़े, मैंने अपनी बेटी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। अच्छा बाबा मैं चलूँगा तेरे साथ। तो सोनू बोला, और मुझे नहीं ले जाओगे? पापा ने दुलारते हुए कहा, अरे सोनू नहीं जाएगा तो कैसे होगा, तू तो हमारा बॉडीगार्ड है। शादी के समय रुबीना दी ने उसे हरदम अपने साथ रखा और सबसे उसे अपनी बहन कहकर परिचय करवाया। नवाज जो रुबीना दी के चाचा का लड़का था, अनाया से दोस्ती करना चाहा तो रुबीना दी आंखें दिखाते हुए बोली, नवाज मुझे पता है तू बहुत हैंडसम है, लड़कियां तुझ पर मरती हैं, पर यहाँ दाल नहीं गलने वाली और इसके बॉयफ्रेंड को पता चला तो तेरे हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे, समझ लीजिए। नवाज हंसते हुए बोला, कहाँ है इसका बॉयफ्रेंड, मुझे भी तो दिखाओ दीदी। रुबीना आंखें दिखाकर बोली, चाचा तेरा कोई काम नहीं उसे देखकर, पर इससे दूर रह तू। अनाया जानती थी आज अयान से वह बात तो क्या उसके पास भी नहीं जा सकती क्योंकि पापा साथ हैं, पर वो बस एक बार उसे देखना चाहती थी। और जब अयान अंदर आया वह तो मानो अवाक रह गई। सफ़ेद और आसमानी शेरवानी में वह किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उसके बाल और होठों पर वही प्यारी मुस्कुराहट थी। अनाया को रुबीना दी की धीमी आवाज़ सुनाई दी, देख मेरा भाई कितना खूबसूरत है, किसी खानदानी घर के रईस घर के लड़के से कुछ कम नहीं है वो। अनाया ने शर्माकर हाँ में सर हिलाया, पर उसकी नज़रें अयान पर ही टिकी हुई थी। पर मेरी बहन भी कुछ कम नहीं है, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी होगी तुम दोनों की, मेरे अयान अनाया की जोड़ी। तो अनाया शर्माते बोली, नहीं दी, वो तो आपका और जीजू की जोड़ी है, इस दुनिया की सबसे हसीन जोड़ी। नहीं रे, मैं कहाँ खूबसूरत हूँ, वो तो तेरे जीजू की मेहरबानी है मुझ पर कि उसने मुझे चुना, मुझसे प्यार किया, वरना हजारों लाखों खूबसूरत लड़कियाँ उनकी राह देख रही थी। मेरी किस्मत है कि मैंने उसे पाया और अयान की किस्मत है कि उसने तुझे पाया। फिर आज मुझसे एक वादा कर अनाया कि तू कभी अयान का साथ नहीं छोड़ेगी। वो बिना सहारे के भटक गया था, पर अब तुझे पाकर अपनी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। तू छोड़ देगी तो वो टूट जाएगा और फिर कभी संभल नहीं पाएगा। तू वादा कर, कुछ भी हो जाए तू मेरे भाई को नहीं छोड़ेगी। दी आप ऐसा मत कहो, मैं भी क्या अब उसके बिना जी पाऊंगी। मैं वादा करती हूँ दी, मैं अयान का साथ हर मुश्किल में दूंगी, चाहे ये दुनिया ये समाज कितने भी अड़चन सामने लाए, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अनाया ने आज लाल लहंगा चोली पहना हुआ था। उसे रुबीना दी ने बताया था कि लाल रंग अयान का पसंदीदा रंग है और खुद उसके लिए यह ड्रेस खरीद कर देते हुए बोली थी, मेरी शादी के दिन जरूर पहनना अनाया। अनाया चाहती थी कि अयान देखे उसे। इंसान की आदत होती है कि उसे दूसरों की नज़र से अपने लिए प्रशंसा पाने की भूख होती है और आगे वह इंसान उसका दीवाना हो तो ये भूख और भी बढ़ जाती है। अनाया की ऐसी ही हालत थी। उसे लगा था मानो अयान जब तक ना कहे कि वह खूबसूरत लग रही है तब तक उसका श्रृंगार बेकार ही है।
और अयान का वो पेटेंट शब्द ओए होए, जिसे सुनते अनाया के गाल लाल हो जाते हैं। वो शब्द सुनने के लिए जैसे वो बेचैन हो उठी थी, पर पापा के साथ में थी और उसके लिए अयान से बात करना तो क्या, उसके पास जाना भी मुमकिन नहीं था। पर उसने देखा था अयान सबकी नजरें बचाकर उसे ही घूर रहा है। पापा थोड़े बोर हो रहे थे क्योंकि वो किसी को पहचानते नहीं थे वहाँ। तभी उन्हें अयान दिख गया तो वो खुशी से चिल्ला उठे, अरे अयान भी है यहाँ। अयान ने ऐसे देखा मानो उसे अभी अभी देखा हो। फिर आकर पापा के पैर छुए और हालचाल पूछने लगा, पर उसने अनाया की तरफ एक बार भी नहीं देखा। अनाया दिल ही दिल में कूढ़ रही थी। उसके दिल ने कहा, कल तो इतना लिपट रहा था और आज देखो दिखा रहा है, लगता है पहचानता ही नहीं। आना फिर से मेरे पास, मैं भी ऐसा ही व्यवहार करूंगी, देखना बच्चों। अयान ने थोड़ी देर पापा से बात की, फिर वहाँ से चला गया, मानो अनाया को पहचानता ही नहीं हो। अनाया का गुस्सा और बढ़ गया था। उसने मन ही मन प्रॉमिस की कि अब वो अयान से बात भी नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद सोनू उनके पास आया और पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ दीदी? तू तो बहुत खूबसूरत लग रहा है सोनू। यहाँ सबसे खूबसूरत तू ही लग रहा है। दी, आपने आंखों में काजल लगाया है ना? उसका टीका मेरे कान के पीछे लगा दो। क्यों सोनू? तो मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी। मम्मा ऐसा करती हैं। रुबीना उसे पास खींचते बोली, आजा सोनू, मैं लगा देती हूँ। वैसे तो इतना खूबसूरत लग रहा है, दिल करता है तुझसे ही शादी कर लूँ। तो सोनू बोला, पर आप तो मुझसे बड़ी हैं। अच्छा, तो अगर मैं बड़ी ना होती तो तुम मुझसे शादी करता? सोनू ने सोचते कहा, नहीं माने आप मुझे उतना पसंद तो नहीं, पर आप सोना दी की दोस्त है ना, तो मैं कर लेता आपसे शादी। अनाया ने सोनू को आंखें दिखाते हुए कहा, बहुत बोलने लगा है तू, जा देख बारात आई कि नहीं। सोनू ने हाँ में सर हिलाया और जाने लगा, पर अचानक रुक गया और रुबीना दी से बोला, अच्छा रुबीना दी, आप मेरी सोना दी को थोड़ा काजल लगा दो, वरना नज़र लग जाएगी। तो अनाया गुस्से से बोली, सोनू क्या बोल रहा है तू? जा ऐसे नहीं बोलते। मैं नहीं बोलता, अयान भैया ने कहा है आपके लिए मुझसे कि जा रुबीना दी से कह दे तेरी सोना दी को नज़र उतारूं, काजल लगा दे, वरना लोगों की नज़र लग जाएगी। बहुत खूबसूरत लग रही है आज। रुबीना दी फिर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। पर अनाया ने आंखें दिखाते हुए सोनू से कहा, सोनू ये सब बातें सबके सामने नहीं कहने का, समझा ना? हाँ भैया ने कहा था जब आप दोनों हो तभी कहूँ, इसलिए तो अभी कहा मैंने। जा अपने अयान भैया से कह दे, मेरी फिक्र करने की उसे ज़रूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। सोनू के जाने के बाद रुबीना बोली, अच्छा है तुम दोनों आज दूर दूर हो, वरना बात फैलते देर नहीं लगती, लोग कुछ भी कहते हैं। हाँ दी, आपने कल जब कहा तभी मैं समझ गई कि हम गलत कर रहे हैं। जब तक मेरी स्टडी खत्म नहीं होती और अयान को कोई अच्छा काम नहीं मिलता, हमारा दूर रहना ही ठीक है। रुबीना बोली, तेरी बहुत याद आएगी। अनाया स्टडी खत्म होते ही अयान के साथ अपने पापा को लेकर वहाँ आ जाना। तभी सोनू दौड़ता हुआ आया और बोला, चलो नदी, बारात आ गई है। जगह जीजू बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एकदम राजकुमार जैसे। नहीं सोनू तू जा, दी अकेली रहेंगी ना, मैं यहीं रहती हूँ। सोनू सर हिलाता हुआ दौड़ता हुआ भाग गया। अब वहाँ सिर्फ रुबीना और अनाया थी। सभी बारात के स्वागत में व्यस्त थे। अचानक रुबीना बोली, अनाया मेरा एक काम करेगी? हाँ दी बोलो ना। ऊपर के रूम में मेरा मोबाइल रह गया है, ले आना प्लीज़। अनाया ने हाँ कहा और ऊपर आ गई, पर जैसे ही वह कॉरिडोर से गुजरी, कोई उसे बाहों में पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। अनाया पहले तो डर गई, पर एक सेकंड में उसे समझ आ गया ये अयान का ही काम है, क्योंकि वह अयान का स्पर्श पहचानती थी। उसने झूठे गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, जाओ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे। अयान उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला, मैं बात करने थोड़ी ही लाया हूँ यहाँ। अनाया भूल गई कि उसने बात न करने की प्रॉमिस खाई है। वह अयान के स्पर्श से वैसे ही पिघलने लगी थी। उसने सिहरते हुए पूछा, फिर क्यों लाए हो? अयान उसकी तरफ एकटक निहार रहा था। उसने अनाया के जुल्फों से खेलते हुए बोला, ओए होए, कहीं मेरी नज़र न लग जाए। अयान ने उसके कोमल गालों को स्पर्श किया। उसके हाथ धीरे धीरे अनाया के पूरे चेहरे पर रेंग रहे थे। अनाया उसे रोकना चाहती थी, पर ना जाने क्यों वो अयान के स्पर्श से बर्फ की तरह जम गई थी। उसने डरते हुए आंखें बंद कर ली, पर तभी उसे अयान का स्वर सुनाई दिया, डरो मत अनाया, मैं तो सिर्फ काजल लगाने के लिए तुम्हें रोका था।
अनाया ने देखा अयान ने उसकी आंखों से काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया है। वह अयान को धक्का देते हुए बोली, हटो, तुम बहुत अनरोमांटिक हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। कहकर वह जाने ही वाली थी कि अयान ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, चैलेंज कर रही हो? हाँ, अयान ने उसे खींचते हुए कहा। और मैंने कुछ किया तो मैं चिल्लाऊंगी, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, और करोगे भी तो कोई नहीं सुनने वाला। सब बाराती के स्वागत में बिजी हैं, छोड़ो मुझे अयान। पर अगले ही पल अयान के गर्म होंठ उसके नरम होंठ पर थे। अनाया कुछ कहना चाहती थी, पर एक ही पल में वह सब कुछ भूल गई। दोनों उस पल में खो गए। उन्हें कुछ सुध नहीं रहा, पर कुछ ही देर में अनाया ने अयान को हल्के से धक्का देकर हटाया और नजरें नीचे करते हुए बोली, मुझे जाना है, दी का मोबाइल लेने आई थी। वो तो मैंने दी को कहा था तुम्हें यहाँ भेजने को, तुमसे कुछ बात करनी थी। तो अनाया ने आंखें दिखाकर शर्माते हुए कहा, बातें करनी थी या ये सब? सॉरी, इट्स ओके, मैं अब जाती हूँ, अयान कोई देख लेगा। अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने जो कहने के लिए बुलाया था वो तो सुन लो अनाया। क्या? अयान ने दुपट्टा से अनाया के माथे को ढकते हुए बोला, तुम सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी, मेरी दुल्हन। अनाया ने शर्मा कर धत कहा और भाग गई। अयान उधर देखते हुए गुनगुना रहा था,